नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। हम बात कर रहे हैं कानून हुआ बहाल, पेपर लीक पर बवाल। नीट और नेट पेपर लीक के मुद्दे पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, कोर्ट में कई याचिकाएं भी डाली गई हैं, कईयों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब इन परीक्षाओं पर विवाद के बीच मोदी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी किया और कहा गया कि इसे 21 जून से ही तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। इस कानून में अब 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस कानून में 10 साल की सजा और 1 करोड़ की जुर्माने की प्रावधान की बात कही गई है। यह कानून नीट और यूजीसी नेट परीक्षा के चिटबाजों पर इसलिए लागू नहीं होगा जो इससे पहले जिन मामलों पर हंगामा चल रहा है इस पर इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि 21 जून के बाद की घटनाओं पर यह कानून लागू होगा, ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो घटनाएं हुई हैं नेट और नीट से जुड़ी, जिस पर पूरे देश में बवाल चल रहा है, ये परीक्षाएं 21 जून से पहले हुई हैं। तो अब सवाल यह है कि इन पर इन बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले चिटबाज हैं, इन पर कार्रवाई कैसे होगी। कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू इन पर नहीं होगा। अब सवाल यह है कि इन चिटबाजों का क्या होगा जिन्होंने नीट और नेट परीक्षा में बड़ी धांधली की है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या यह कानून नीट और नेट परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर लागू होगा। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह लागू नहीं होगा। तो नेट और नीट परीक्षा के बाद जिस तरीके से पूरे देश में यह विवाद गहराता गया और अंत में अब सरकार ने तत्परता से एक नया कानून लाने की बात कही और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको बता दें कि ये कानून जो है वो तत्काल प्रभाव से 21 जून से ही लागू हो गया है। इस नए कानून में 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की बात कही गई है। 21 जून से ये कानून लागू तो हो गया है, लेकिन अब बड़ा सवाल है, जो लाखों छात्रों का भविष्य मौजूदा समय में दांव पर लगा हुआ है। नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हुई है, नीट परीक्षा पर बवाल चल रहा है, उस पर भी सस्पेंस बना हुआ है कि यह परीक्षा आखिर बहाल बनी रहेगी या आगे जाकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है आगे जाकर यह भी रद्द हो सकती है। तो नेट प्रवेश परीक्षा को रद्द करने के बाद अब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने CSIR यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित कर दिया। बीती रात केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई और उसने देश भर में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं को खत्म करने के लिए एक सख्त कानून को अधिसूचित किया है। इस कानून के तहत जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी के तहत अब यह कानून बना दिया गया है। तो पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून सरकार ने बनाया है और लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जो मौजूदा ये 2 परीक्षाएं हुई हैं, इनमें धांधली हुई है, इनमें धांधली करने वालों पर कार्रवाई क्या होगी और इनके लिए कानून क्या करेगा। और अब हम बात करेंगे कर्मियों को राहत, भत्तों में बढ़त। उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पद धारकों को 1 जनवरी 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान करने का निर्णय लिया है। हालांकि इसमें उन कर्मियों को शामिल किया जाएगा जिनके द्वारा 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है।
अथवा जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुए हैं और वे 5वें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत एवं राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत हैं। आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि का भुगतान 1 जून 2024 से नगद किया जाएगा। संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2014 तक की जो देय अवशेष राशि अधिकारी एवं कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में आयकर एवं सरचार्ज की कटौती के बाद जमा की जाएगी। इसे 1 जून 2025 से पहले निकाला नहीं जा सकेगा। यदि कोई भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो अवशेष धनराशि उसके पीपीएफ में जमा कराई जाएगी अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में उसको प्रदान की जाएगी। तो अब राज्य कर्मचारियों के लिए निश्चित रूप से ये बड़ी खुशखबरी है कि उनके वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की गई है और वेतन भत्ते में बढ़ोतरी से निश्चित रूप से राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कौशलेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, राज्य कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी की गई है, सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। निश्चित रूप से इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं क्योंकि 2025 में पेमेंट पे कमीशन जो है लागू होना है केंद्र सरकार द्वारा, तो उसके पहले जो 2006 से जो इनके ऊपर अनुबंध लगे हुए थे, उसके बाद जो है जो इनका बढ़ा महंगाई भत्ता बीच बीच में जो सरकारें आई इनका बढ़ाई जो है, लेकिन जो अब मानक अनुरूप महंगाई भत्ता जो राज्य कर्मचारियों का था, जैसे अगर देखा जाए तो जो महंगाई भत्ता इनको मिलता था वो वेतन के अनुसार इनका कम था। तो राज्य सरकार ने एक नई समिति गठित की कि जो राज्य कर्मचारी हैं वो चाहे जो है जो भी मान्यता प्राप्त है, सब चीजों पर देखा जाए तो एक जो रूपरेखा तैयार की गई थी कि इनके अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी कि तमाम ऐसे फील्ड में है जो कर्मचारी हैं, जैसे चाहे वो किसी राज्य के जो है कोई कवरेज ही हो, तो उन सब चीजों को जो अगर देखा जाए तो भत्ते की मांग पहले से भी कर्मचारियों ने की थी। उनको जब 1 जनवरी 2024 से आदेश जो है योगी सरकार ने पहले ही राज्य कर्मचारियों के वेतन के हिसाब से महंगाई भत्ता भी बढ़ना चाहिए, तो उसको जो है 7 पे कमीशन के अनुसार इनको महंगाई भत्ता कब 1 जनवरी 2024 से जोड़ के अब इनको पूरा मिल जाएगा। हालांकि जब एक कमीशन लागू होगा, पे कमीशन पे जो कमेटी बैठती है उसके हिसाब से केंद्र उसके बाद राज्य सरकारों को जो करनी है, जो राज्य सरकार और केंद्र उसी के अनुसार वेतन मान के अनुसार पे कमीशन के आयोग बैठता है, फिर वही बढ़ोतरी की जाती है। फिर इनकी जो महंगाई और भत्ता जो होता है इनका जो है उसमें फिर वो ऐड किया जाता है। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारी को कितना लाभ मिलता दिखाई दे रहा है? देखिए अभी तक जो महंगाई भत्ता वेतन मान के अनुसार इनका था, जहाँ पे 1400 रुपए अगर महंगाई अगर भत्ता इनको मिलता था, अब जो बढ़ा है वो करीब चला जाएगा, करीब इनको 2400 रुपए हो जाएगा। 2400 रुपए से अगर महंगाई इनको जो है लग रहा है उसमें भत्ता अगर इनका जो टीएडी जिसे आप कह सकते हैं अगर बढ़ेगा तो करीब इन कर्मचारियों को 2600 से 3500 रुपए तक इनको प्रॉफिट होगा, इनकी सैलरी में और ऐड होगा, इनसे इनको काफी राहत भी मिलेगी। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राज्य कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी की गई है और निश्चित रूप से इस बढ़ोतरी से राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा उनके और अब बात करेंगे मायावती हुई नर्म, आकाश को आनंद। लोकसभा चुनाव में बसपा की हार बसपा प्रमुख मायावती के लिए एक बड़ा सबक बनी। बात करें आकाश आनंद की तो इसी चुनाव की सरगर्मियों में ये नाम भी काफी चर्चा में रहा। बसपा सुप्रीमो की कहीं ना कहीं उम्मीद आकाश आनंद से थी, पर यह उम्मीद चुनाव परिणाम के साथ खत्म होती नजर आई। लेकिन एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में आकाश आनंद की वापसी चर्चाएं गर्म करने लगी हैं। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं और आकाश आनंद पार्टी में अहम पद पर थे और ऐन चुनाव के बीच में उनको पद से हटाया गया था और अब एक बार फिर से उनकी वापसी पर चर्चाएं गर्म हैं। बसपा सुप्रीमो एक बार फिर आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही हैं। यह फैसला यूपी उपचुनाव के मद्देनजर लिया गया है।
चुनावी नतीजों के बाद मायावती ने आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय समन्वयक की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था। पिछले साल 10 दिसंबर को मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लंदन से एमबीए करने वाले आकाश की 7 साल पहले सियासी लॉन्चिंग हुई थी। आकाश हाल ही में तब चर्चा में आए थे जब उनके खिलाफ यूपी के सीतापुर में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। आकाश ने यूपी की बीजेपी सरकार की तुलना तालिबान से की थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आपको बता दें, तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद ये बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से हटा दिया था। अब बमुश्किल 5 महीने पहले ही मायावती ने आकाश आनंद को ये दोनों जिम्मेदारियां सौंपी थी। खुद मायावती ने आकाश को आगे बढ़ाया, 7 साल तक राजनीति के गुरु सिखाए और इस लोकसभा चुनाव में बड़े नेता के तौर पर लॉन्च भी किया था। अब अचानक आकाश आनंद पर एक्शन होने से सियासी गलियारों में जहां चर्चाएं तेज हो गई थी। हालांकि मायावती ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह निर्णय पार्टी और मूवमेंट के हित में और आकाश में पूर्ण परिपक्वता आने तक इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया है। जब हंगामा हुआ तो उन्होंने ये सफाई दी। अब एक बार फिर से आकाश आनंद की वापसी राजनीतिक गलियारों की चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब देखना यह होगा कि आकाश आनंद की एक बार फिर से ताजपोशी मायावती कैसे करती हैं। कौशलेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कौशलेंद्र, नेशनल कोऑर्डिनेटर इस बड़े पद से हटाने के बाद आकाश आनंद पर तमाम चर्चाएं हुई। एक बार फिर से अब मायावती आकाश आनंद की फिर से लॉन्चिंग करने जा रही हैं, फिर से ताजपोशी करते जा रही हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जब आकाश आनंद की लॉन्चिंग हुई थी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि 7 साल पहले विदेश से पढ़ के वापस आया, हालांकि ये दिल्ली तक ही सीमित रहे। लेकिन 2019 में आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी और बसपा का लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, उस समय आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में थे और मायावती जी के साथ एक खड़े रहते थे। जहां उनकी जो है फोटो सेशन की बात आई, चाहे अखिलेश यादव, आकाश आनंद भी उसमें रहे हैं जी। तो अब जो है, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में इनको आने से पहले 4 महीने पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की कि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बनाया जाता और हमारी राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी भी आकाश आनंद होंगे। उसके बाद आकाश आनंद पार्टी में लोगों से मिलना, हर जगह जाना, पूरे देश भर में जहां भी पार्टी की कार्यकर्ता और नेता थे उनसे संपर्क करना शुरू किया। लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसे ही चौथे चरण का मतदान हुआ, उसके बाद जब लखनऊ की तरफ पर जब मतदान था, सीतापुर में एक बयान उनके गले की फांस बन गई और उन्हीं के गले की बहुजन समाज पार्टी के लिए भी वो फांस बन गई कि निर्वाचन आयोग के आदेश से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया इनकी बयानबाजी को लेके। उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने इनको पार्टी के जो उत्तराधिकारी राजनीतिक विरासत को हटा दिया, उन्हें कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया। उसके बाद ये सीधा दिल्ली चले गए, फिर यूपी में नहीं लौटे। लेकिन आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक लेटर जारी किया जिसमें उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव, दो विधानसभा सीटों के जो चुनाव होने हैं, उस पे जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद का नाम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले स्थान पे बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम है और दूसरे स्थान पे आकाश आनंद का है। इसी से राजनीतिक गलियारे में और बहुजन समाज पार्टी में अब उम्मीदें लगने लगी है कि आकाश आनंद की बहुत जल्द अब उत्तर प्रदेश में भी वह वापसी हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अगले 6 महीने के अंदर 6-10 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव होने हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि अभी फीडबैक भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव में लिया था, तो जो नेता थे जो आकाश आनंद से जुड़े हुए थे, जो अभी भी पार्टी में जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि आकाश आनंद पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे थे। जो बयानों की वजह से ये समस्या खड़ी हुई, लेकिन अगर आकाश आनंद आते हैं पार्टी में और मेहनत करते हैं तो पार्टी के मजबूत होगी। पार्टी से और तमाम जो नेता हैं और जो वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का जो छटक चुका है वो भी वापस बहुत जल्द आ जाएगा। अब जब आकाश आनंद की वापसी की चर्चा होने लगी है तो देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो सब लोग ये चर्चा जरूर कर रहे हैं कि आकाश आनंद एक अच्छे नेता के रूप में अगर देखे जाते हैं बहुजन समाज पार्टी के, बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजनीतिक विरासत उनको सौंपी, उनको उत्तराधिकारी बना दिया गया कि जब तक वो रहेंगे उसके बाद उन्हीं को संभालना है। तो अब अगर वापसी होती है वो भी उत्तराखंड के रास्ते से, वो चुनाव में स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम डाल के, तो ये कहा जाना सही है
कि अब जो है आकाश आनंद की वापसी निश्चित तौर पे अब राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, अभी ये उपचुनाव में उनकी ताजपोशी हुई है। अब निश्चित रूप से आगे जो चुनाव होंगे तो उनकी ताजपोशी बड़े स्तर पर हो सकती है। फिलहाल कौशलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आकाश आनंद को एक बार फिर से अहम जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि उपचुनाव में जिम्मेदारी एक बार फिर से उनको दी जा रही है, लेकिन अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को पार्टी बड़ा चेहरा बना सकती है। और अब हम बात करेंगे मजबूत विदेश नीति समझौतों पर सहमति। भारत बांग्लादेश एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बनकर उभरे हैं। वैसे तो ये दोनों देश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर इन दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो मैत्रीपूर्ण है। हालांकि कभी कभी सीमा विवाद जरूर छोटे स्तर पर होते रहते हैं। बांग्लादेश की सीमा 3 ओर से भारत द्वारा लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में समझौतों पर सहमति बनी है। इन समझौतों में डिजिटल और ग्रीन भागीदारी, समुद्री सहयोग, ब्लू इकोनॉमी, स्वास्थ्य और चिकित्सा स्पेस सहयोग, रेल कनेक्टिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और मछली पालन के अलावा कई और अहम मसलों पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का हिस्सा है। एक्ट ईस्ट नीति विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में दोनों देशों ने मिलकर लोगों की बेहतरी के कई अहम प्रोजेक्ट को पूरा किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा पर दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। साथ ही पहली सीमा पार मैत्री पाइपलाइन भी पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश में दोनों को मेडिकल इलाज के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। मजबूत विदेश नीति समझौतों पर अब भारत और बांग्लादेश से चलते दिखाई दे रहे हैं। तो भारत का पड़ोसी देश होने के नाते वैसे भी भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है कि पहले अपने पड़ोसियों की तरफ भारत देखता है। और ऐसे में बांग्लादेश से अगर संबंधों की बात करें तो बांग्लादेश से भारत के संबंधों में छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। अब ऐसे में अब ऐतिहासिक जो ये फैसले हुए हैं, ऐतिहासिक समझौते हुए हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं अब बड़े स्तर पर आगे जा रहे हैं। वैसे तो पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हमारी पहली स्टेट गेस्ट है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले 1 ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का 6ठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। और अब हम बात करेंगे व्यवस्था तार तार सड़क पर गैंगवार। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में कीमती जमीन पर कब्जे को लेकर शनिवार सुबह फिल्मी स्टाइल में खुलेआम फायरिंग होने से इलाके में दहशत फैल गई। जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों ने आज सुबह हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वैकौफ दबंग खुलेआम सड़क पर फायरिंग करते रहे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत बाईपास स्थित घटना में शामिल बिल्डर गुर्गों ने प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी भी फूंक डाली। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। गुंडों के हौसले इतने बुलंद थे कि एक कार से दूसरे को कुचलने का भी प्रयास किया।
पुलिस पहुंचने तक दोनों पक्षों के लोग हालांकि फरार हो गए। गोलीबारी में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना भी है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इससे पहले ही दोनों पक्षों के गुर्गे घटनास्थल से फरार हो गए। इस घटना ने बरेली में जमीनों पर अवैध कब्जे, गैंगवार, गुंडे माफियाओं के बुलंद हौसलों की पुष्टि कर दी है। तो बरेली में जमीन, प्लाट, मकानों पर अवैध कब्जों को लेकर अक्सर गोलीबारी और मारपीट की घटनाएं ये सामने आती रहती हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरेली में इन दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं। तो सड़क पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, सड़क पर गैंगवार करते दो पक्षों के ये दबंग गुर्गे लोगों के जान के दुश्मन बने हुए हैं। बिल्डर के गुर्गों के बीच ये सड़क पर गोलीबारी की घटना सामने आई। इसमें 2 जेसीबी जो थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती उससे पहले ये गुर्गे हालांकि फरार हो गए, लेकिन इस घटना ने बरेली के प्रशासन की पोल खोल दी है कि किस तरीके से बरेली में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम सड़कों पर गोलीबारी होती नजर आ रही है। तो प्लॉट के कब्जे को लेकर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई थी। 2 पक्षों में, बिल्डरों के 2 पक्षों में ये मारपीट और गोलीबारी की घटना सामने आई। आपस में आप देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी को आग के हवाले किया गया। उसके बाद गोलीबारी आपस में हुई और आसपास के लोग जहां डरे सहमे नजर आए। तो इस बड़ी घटना के बाद प्रशासन की एक तरफ से एक तरफ पोल खुली है। पुलिस प्रशासन जब तक मौके पर पहुंचता तब तक वहां सब कुछ सामान्य हो चुका था। लोग ये जो दबंग थे ये घटना को अंजाम देकर भाग चुके थे। पुलिस बाद में डंडे पीटती नजर आई। हालांकि बरेली के प्रशासन की पोल जरूर खुल गई। और अब बात करेंगे हम कैदी की मौत, सड़क पर लोग। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में 19 जून को जेल भेजे गए बंदी की मौत के बाद बवाल हो गया। आपको बता दें कि 20 जून की रात में बंदी आकाश की तबीयत बिगड़ गई थी। एंजाइटी की समस्या से वह परेशान था। चिकित्सकों ने परीक्षण कराया, उस समय उसको आराम मिल गया। 21 जून सुबह 5 बजे एकाएक फिर उसकी तबीयत बिगड़ी और उसको दोबारा तबीयत खराब होने पर सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद मृतक के परिजनों ने न्यायिक जांच की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस की एक बाइक भी इस दौरान फूंक दी गई। 5 से 6 राउंड गोलियां भी चलाई। सीओ, सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए। एसएसपी ने टीम के साथ पहुंचकर पथराव कर रहे लोगों को लाठियां फटकार कर खदेड़ा। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस दौरान डीएम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। देर शाम हुए बवाल के बाद अब स्थिति पुलिस के कंट्रोल में है। वहीं मृतक आकाश के 100 को परिजनों ने काफी मनोबल के बाद अंतिम संस्कार कर दिया है। प्रशासन ने 5 लाख रुपए का चेक भी मृतक के परिवार को दिया है। जिस तरह से मृतक बंदी आकाश के मौत के बाद देर शाम हिंसा भड़की और आगजनी पुलिस के ऊपर पथराव और तोड़फोड़ किया गया, पुलिस ने अब स्थिति पर काबू पा लिया है। वहीं प्रशासन ने लगातार मृतक के परिवार से बात की और अंत में उनकी कुछ शर्तें थी जिसे प्रशासन ने मान ली और एडीएम विशु आजा द्वारा परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। मौके पर खुद डीएम रमेश रंजन और एसएसपी सौरभ दीक्षित मौजूद रहे और आमने सामने की उन्होंने बात की और सामने ही अंतिम संस्कार करवाया। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि दंगा करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही बंदी की मौत के मामले में जांच कमेटी बनाई गई है और जिससे वो कमेटी जांच करेगी। देखिए, न्यायिक परीक्षा में निरुद्ध बंदी आकाश की कल जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु को लेकर के उनके परिजनों में आक्रोश था। पोस्टमार्टम होने के बाद वो बॉडी ला करके यहाँ पे सुहागनगर चौराहे पर जाम लगा दिया गया था। उसमें से कुछ अराजक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की गई और तोड़फोड़ भी की गई। उसके उपरांत उनके परिजनों से बात हुई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी डिमांड थी कि हमें कंपनसेशन दिया जाए, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन्हें कंपनसेशन दे दिया गया है। उसके बाद से वो लोग सारे लोग सहमत हो गए।
फिर उनका शव उठ करके उनके घर गया। फिर उनके परिजनों द्वारा जो भी उनकी अपनी प्रक्रिया है उसके अनुसार आज प्रातः उनका दाह संस्कार किया गया है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।